बिना एक भी मिसाइल दागे, बिना किसी सैन्य टकराव के और बिना अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कोई शोर मचाए क्या किसी देश की पूरी इकोनॉमी और उसकी ऊर्जा सुरक्षा को अपने कंट्रोल में लिया जा सकता है? दुनिया की बड़ी बड़ी खुफिया एजेंसियां सालों तक जिस हाइब्रिड वॉरफेयर और डिप्लोमेटिक लेवरेज की थ्योरीज पर रिसर्च करती हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण इस वक्त भारत के पड़ोस में देखा जा रहा है। दो देश बंद कमरों में बैठते हैं, करोड़ों डॉलर की डील साइन करते हैं और अपनी कामयाबी का जश्न मनाने की तैयारी कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें एहसास होता है कि उनके पैरों के नीचे की जमीन तो किसी और के पास में है। क्या दोस्तों, आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी देश के पास में बिजली पैदा करने के विशाल संसाधन हो, दूसरे देश के पास उसे खरीदने का पूरा बाजार हो, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर के एक यूनिट बिजली का भी व्यापार ना कर सके? आज साउथ एशिया के इस विशाल जियोपॉलिटिकल थिएटर में कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने काठमांडू से लेकर के ढाका तक के नीति निर्माताओं को गहरे शॉक में डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सबसे बड़ा और चुभता हुआ सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य ताकत है जिसने दो संप्रभु देशों के बीच में हुए एक बड़े समझौते को महज एक कागज का टुकड़ा बना करके रख दिया है। आखिर भारत ने दोस्तों इन दोनों देशों की ऐसी कौन सी दुखती नज़ दबा दी है जिसके बाद अब उनके पास में अपनी पूरी स्ट्रेटजी को बदलने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा है? दोस्तों, इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे देखना होगा जहां नेपाल और बांग्लादेश की हुकूमतें इस वक्त एक बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। हाल ही में दोस्तों, नेपाल, भारत और बांग्लादेश के त्रिकोणीय पावर कॉरिडोर के अंदर एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया है कि इस पूरे इलाके की एनर्जी जियोपॉलिटिक्स की चाबी सिर्फ और सिर्फ भारत के पास में है। दरअसल दोस्तों, इस साल नेपाल ने अपने लिए एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी आर्थिक टारगेट तय किया था। नेपाल सरकार और वहां की इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने एक ग्रैंड प्लान रेडी किया था कि वो इस साल बांग्लादेश को दी जाने वाली बिजली की मात्रा में भारी बढ़ोतरी कर देंगे। उनके ओरिजिनल प्लान के मुताबिक नेपाल को बांग्लादेश को करीब 40 मेगावाट बिजली बेचनी थी, जिसे बढ़ाकर के इस साल 60 मेगावाट करने का इरादा रख दिया गया। नेपाल के लिए यह सौदा सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं था, बल्कि उनकी चरमराती इकोनॉमी को एक नई रफ्तार देने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को भरने का एक बहुत बड़ा जरिया था। उधर बांग्लादेश भी अपनी घरेलू फैक्ट्रियों और पावर क्राइसिस से निपटने के लिए इस सस्ती बिजली का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। दोनों ही देशों को लग रहा था कि वो भारत की मध्यस्थता के बिना सीधे आपस में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर विकसित कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, असली सवाल यहीं से शुरू होता है कि जब दो देश आपस में व्यापार करना चाहते हैं तो उसमें तीसरे देश की भूमिका कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। और दोस्तों, यहीं पर कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आ जाता है और भारत का वो मास्टर स्ट्रोक सामने आता है जिसे समझने में नेपाल और बांग्लादेश के रणनीतिकारों ने बहुत बड़ी चूक कर दी। जैसे ही दोनों देशों ने बिना दिल्ली को पूरी तरह से भरोसे में लिए और बिना औपचारिक सहमतियों के इस डील को आगे बढ़ाने की कोशिश की, भारत सरकार की तरफ से एक ऐसा कड़ा और क्लियर रुख सामने आ गया जिसने पूरी बिसात को ही पलट करके रख दिया। भारत ने बहुत ही शांत लेकिन बेहद मजबूत डिप्लोमेटिक सिग्नल देते हुए साफ कर दिया कि भारत की आधिकारिक और तकनीकी परमिशन के बिना इस पूरे कॉरिडोर में एक यूनिट बिजली का भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। भारत के इस कड़े रुख के पीछे कोई राजनीतिक अड़ंगा लगाने की दुर्भावना तो बिल्कुल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा अकाट्य तकनीकी और भौगोलिक हकीकत थी जिसे चाहकर के भी झुठलाया नहीं जा सकता है। अब दोस्तों, ध्यान से समझिए, क्योंकि यहीं से पूरा गेम बदल जाता है और भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क की वो ताकत सामने आती है जो पड़ोसियों को हर कदम पर भारत की कूटनीति के सामने झुकने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, अगर आप साउथ एशिया के मैप को ध्यान से देखते हैं तो भौगोलिक रूप से नेपाल और बांग्लादेश के बीच कोई भी सीधी जमीनी सीमा नहीं है जो उन्हें एक दूसरे से सीधे जोड़ती हो। नेपाल चारों तरफ से पहाड़ियों और भारत की सीमाओं से घिरा हुआ है, जबकि बांग्लादेश के साथ भी उसकी कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है।
इसका मतलब ये हुआ कि नेपाल की पहाड़ियों और उसके विशाल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के अंदर से जो भी बिजली पैदा होगी उसे बांग्लादेश की फैक्ट्रियों और घरों तक पहुंचाने के लिए भारत की जमीन और भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क यानी कि हमारी हाई वोल्टेज बिजली की लाइनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भारत का यह बिजली ग्रिड एक ऐसी लाइफलाइन है जिसके बिना नेपाल की बिजली सिर्फ उसकी अपनी नदियों में बहता हुआ पानी बनकर के रह जाएगी और बांग्लादेश के पावर ग्रिड खाली रह जाएंगे। यही वो दुखती नस है जिसे भारत ने अपनी संप्रभुता और सुरक्षा चिंताओं के तहत मजबूती से पकड़ लिया है। दोस्तों, जैसे ही बांग्लादेश ने नेपाल के अतिरिक्त 20 मेगावाट बिजली इंपोर्ट करने की तैयारियां स्टार्ट की और कागजी समझौतों के ऊपर दस्तखत किए, भारत की सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी कि CEA ने अपनी एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी रिपोर्ट जारी कर दी। भारत की इस शीर्ष नियामक संस्था ने ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटी यानी कि बिजली ले जाने वाले तारों की क्षमता का एक बहुत ही सटीक तकनीकी हवाला दिया। इस रिपोर्ट के अंदर साफ कहा गया कि मौजूदा लाइनों पर पहले से ही ज़्यादा लोड है और बिना किसी नए द्विपक्षीय एग्रीमेंट, सुरक्षा ऑडिट या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के इस कैपेसिटी को बढ़ाना ग्रिड की स्टेबिलिटी के लिए खतरनाक हो सकता है। तकनीकी भाषा में कहें तो भारत ने साफ कर दिया कि हमारे पावर ग्रिड का इस्तेमाल कोई भी देश अपनी मर्जी से शॉर्टकट के लिए नहीं कर सकता है। नेपाल और बांग्लादेश ने मिलकर के बिजली के व्यापार का एक बड़ा हवाई किला तो तैयार कर लिया, लेकिन जब तक भारत का ट्रांसमिशन नेटवर्क इसके लिए हरी झंडी नहीं दिखाता तब तक ये पूरी की पूरी योजना सिर्फ फाइलों और बयानों तक ही सीमित रहने वाली है। ये पूरा घटनाक्रम ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि दक्षिण एशिया के अंदर सिर्फ बिजली प्रोड्यूस कर लेना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि भारत के साथ में एक मजबूत कूटनीतिक तालमेल बिठाना उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जो बात सामने दिख रही है, असली खेल उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा और गहरा है, क्योंकि इसके पीछे एक गंभीर राजनीतिक पृष्ठभूमि काम कर रही है। पिछले कुछ वक्त से साउथ एशिया की कूटनीति के अंदर एक ऐसा अजीब सा ट्रेंड देखने को मिला है जहां कुछ पड़ोसी देश खुद को बहुत बड़ा रणनीतिकार समझते हुए भारत के खिलाफ चाइना या फिर पाकिस्तान कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो भारत की सुरक्षा चिंताओं को नज़रअंदाज करके भी अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बना के रख सकते हैं। दोस्तों, नेपाल के राजनीतिक हलकों में जब कुछ नए चेहरों और नेतृत्व का उदय हुआ तो वहां से भारत विरोधी नैरेटिव को हवा देने की कोशिशें तेज की गई। नेपाल के भीतर जब भारत की आस्था के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा और पारंपरिक सांस्कृतिक रूटों को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी की गई और भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाले नक्शों पर राजनीतिक चमकाने की जरूरत की गई, तब दिल्ली ने बिना कोई मीडिया ट्रायल किए, बिना किसी आक्रामक बयानबाजी के चुपके से अपना ये पावर प्लांट गेम एक्टिवेट कर दिया। दोस्तों, भारत ने अपने इस कदम से काठमांडू से लेकर के ढाका तक ऐसा हड़कंप मचाया है जिसने ये साफ कर दिया है कि भारत के राष्ट्रीय हितों और उसकी सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ में खिलवाड़ करने की एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई भारत की इस रणनीति को एक तरफा दादागिरी ना समझ बैठे। भारत ने हमेशा से अपने पड़ोसियों के विकास के अंदर एक बेहद ईमानदार और सच्चे दोस्त की भूमिका निभाई है और इसके आंकड़े खुद इस बात की गवाही देते हैं। अगर हम असल इकोनॉमिक डेटा और फैक्ट्स की बात करें तो भारत ने नेपाल के आर्थिक विकास को कभी नहीं रोका है। नेपाल पहले ही भारत और बांग्लादेश के विशाल बाजारों को मिलाकर के 1100 मेगावाट से ज़्यादा बिजली एक्सपोर्ट करने की आधिकारिक मंजूरी अकेले भारत से हासिल कर चुका है। सिर्फ पिछले कुछ सालों के भीतर ही भारत को बड़े पैमाने पर बिजली बेच करके नेपाल ने अरबों रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है, जिससे उसकी डूबती हुई इकोनॉमी और उसके विदेशी मुद्रा भंडार को एक बहुत बड़ी संजीवनी मिली है। इन बेहद सकारात्मक आंकड़ों से यह पूरी तरह से साफ हो जाता है कि भारत कभी भी नेपाल के विकास के अंदर रास्ते के अंदर कोई दीवार नहीं खड़ी करना चाहता, लेकिन जब बात त्रिपक्षीय समझौतों की आती है या जब कोई देश भारत के ग्रिड का इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करता है तो भारत अपनी राष्ट्रीय हितों, अपनी आंतरिक सुरक्षा और अपने ग्रिड की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखता है। और यही वो पॉइंट है जिसे ज़्यादातर लोग पूरी तरह से मिस करते हैं, क्योंकि ये खेल सिर्फ पावर प्लांट का नहीं बल्कि एक बहुत बड़े पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है।
दोस्तों आज के इस ग्लोबल सिनेरियो के अंदर सिर्फ बड़ी बड़ी नदियों के ऊपर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स खड़े कर लेना या चाइनीज फंडिंग के दम पर बड़े बड़े डैम बना लेना ही बड़ी कामयाबी नहीं माना जा सकता है। अगर आपके पास में उस पावर को बेचने के लिए कोई सुरक्षित और विश्वसनीय सप्लाई लाइन नहीं है तो आपका अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट बेकार चला जाता है। नेपाल इस पूरे खेल के अंदर इस वक्त सिर्फ एक बिजली उत्पादक बनकर के रह गया है जो अपनी ही जमीन पर बनाई गई बिजली को बेचने के लिए और अपने मुनाफे को वसूलने के लिए भारत की टेक्निकल क्लियरेंस और मंजूरी का इंतजार करने को मजबूर है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की स्थिति एक ऐसे लाचार देश के रूप में है जिसकी पूरी औद्योगिक तरक्की, उसकी कपड़ा मिलें और उसके घरों की बिजली सप्लाई पूरी तरह से भारत नेपाल के बीच के द्विपक्षीय संबंधों और भारत के ट्रांसमिशन ग्रिड के ऊपर टिकी हुई है। इन दोनों के बीच में भारत एक बेहद पावरफुल और केंद्रीय ट्रांजिट कॉरिडोर के रूप में खड़ा हुआ है जो पूरे क्षेत्र के सुरक्षा मानकों और सुरक्षा आर्किटेक्ट का असली रखवाला है। दोस्तों इस पूरी सिचुएशन ने दक्षिण एशिया के अंदर देशों के सामने एक बहुत बड़ा और कड़ा सबक रख दिया है कि वो भारत को बाईपास करके इस रीजन में किसी भी तरह का बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर या आर्थिक प्रोजेक्ट कामयाब नहीं बना सकते हैं। भारत का ये कड़ा स्टैंड असल में चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। चाइना पिछले कई सालों से नेपाल और बांग्लादेश के अंदर भारी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ के हाइड्रो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। चाइना की स्ट्रेटेजी ये थी कि वो नेपाल के अंदर बिजली के प्रोजेक्ट्स बनाएगा और फिर उस बिजली को भारत और बांग्लादेश के बाजारों में बेच करके मुनाफा कमाएगा और इस इलाके के ऊपर अपनी रणनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करेगा। लेकिन भारत ने अपने क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड गाइडलाइंस में पहले ही यह साफ कर दिया है कि भारत के ट्रांसमिशन नेटवर्क का इस्तेमाल केवल वही प्रोजेक्ट कर सकते हैं जिनमें किसी ऐसे देश का इन्वेस्टमेंट या मालिकाना हक ना हो जिसके साथ भारत की सीमाएं साझा नहीं होती या जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। दोस्तों भारत के इस एक नियम ने चाइना के पूरे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की हवा निकाल दी। अब अगर आने वाले दिनों के अंदर प्रभाव की बात करें तो नेपाल और बांग्लादेश दोनों ही ये अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि भारत विरोधी एजेंडा चला करके वो अपनी आर्थिक तरक्की की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बांग्लादेश को इस वक्त अपनी चरमराती ऊर्जा व्यवस्था को संभालने के लिए भारत के सहयोग की बहुत ज़रूरत है और नेपाल को अपने कर्ज के जाल से बाहर निकलने के लिए अपनी बिजली को भारतीय बाजारों में बेचना ही पड़ेगा। भारत ने इस पूरे विवाद के जरिए ये साबित कर दिया है कि आज के दौर में युद्ध केवल सीमाओं पर टैंकों और बंदूकों से नहीं जीते जाते बल्कि देश के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी भौगोलिक स्थिति का सही इस्तेमाल करके भी बड़े से बड़े विरोधियों को घुटनों पर लाया जा सकता है। दिल्ली की इसी सोची समझी रणनीति ने पूरे साउथ एशिया के पावर बैलेंस को भारत के पक्ष में मजबूती से झुका दिया है। नेपाल की बिजली बांग्लादेश की फैक्ट्रियों को तभी रोशन कर पाएगी जब वो भारत के भरोसे और उसकी सुरक्षा प्राथमिकताओं की कसौटी पर पूरी तरह से खरी उतरेगी। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स यही है कि भारत ने बिना किसी टकराव के ये संदेश दे दिया है कि इस महाद्वीप का असली लीडर कौन है। दक्षिण एशिया का ये पूरा एनर्जी ग्रिड एक ऐसे चेन की तरह है जिसकी सबसे मजबूत और केंद्रीय कड़ी भारत ही है। जो देश कल तक खुद को चाइना और भारत के बीच में बैलेंसिंग एक्ट का उस्ताद समझ रहे थे, आज उन्हें अपनी ज़मीनी हकीकत का पूरी तरह से अंदाज़ा हो चुका है। भारत अपनी क्षेत्रीय जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत से निभा रहा है लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और अपनी सांस्कृतिक पहचान पर होने वाले हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या सोचना है? क्या ये नेपाल और ये बांग्लादेश क्या भारत के बिना एक इंच भी आगे बढ़ सकते हैं? दोस्तों भारत के पास में ऐसी बहुत सारी नस हैं जो अगर जिस दिन भी दबाएगा ये दोनों ही देश नहीं बल्कि और भी हमारे पड़ोसी कांपने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों।